जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को जो आज विशेष करके जो चिकित्सा करने में या प्रैक्टिस करने में जो कठिनाइयाँ पैदा होती है या कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसका मुख्य कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं कि जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से उभर के आए हैं। और मैं 32 साल में भगवान धन्वंतरी से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं सारा जो स्टडी किया है और जो कुछ प्रैक्टिस में लाया हूँ उभर करके, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ 1 घंटे में देने का मैं प्रयास करूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे यह प्रश्न सभी स्टूडेंट में आना ये संभव है, यार आयुर्वेद की प्रैक्टिस करेंगे, पूरा माहौल था, पूरा वर्ल्ड एलोपैथिक को जानता है और ऐसे माहौल में हम लोग कैसे सर्वाइव हो पाएंगे, क्या सही में सर्वाइव हो पाएंगे या नहीं होंगे, ये सारे प्रश्न अपने मन में आना संभव है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से सहमत हूँ कि संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में धन है, वह सबसे श्रेष्ठ है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसके जरिए कि प्रैक्टिस के अंदर केवल पैसा बहुत आ गया मतलब वैद्य श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं होता है। मित्रों, आपके पास में ये गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ने आज जो यह लेक्चर लेने का प्रयोजन किया है, मुख्यतः आपके यहाँ सारे लोग जितने भी है, जितने भी मतलब प्रोफेसर है, वो बहुत एजुकेटेड है और आपका यह सही मायने में एक विशेष मैं बोलूँ तो आपका योग अच्छा है कि इतने सारे अच्छे अच्छे स्पीकर, अच्छे अच्छे प्रोफेसर आपको सिखाने के लिए है। तो प्रैक्टिस में सही में मैं तो यह सबसे पहले यह कहूँगा कि आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना ही नहीं चाहिए। अभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम पूरे विश्व में देखते नहीं कि अच्छे वैद्य कौन है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले, ये तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग और वैद्य बहुत सारे मिलेंगे आपको। लेकिन साथ साथ में सही मायने में यदि अपने को अच्छा प्रैक्टिस, किसको दो सबसे महत्व का 2 चीज़ें हैं कि अपने जो चिकित्सा सूत्र है शास्त्र में लिखे हुए, वो सारे चिकित्सा सूत्र सही मायने में प्रैक्टिस में उपयोग में आते हैं या नहीं। मित्रों, ये पूरे 32 साल में मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि चिकित्सा सूत्र ही महत्व का है और चिकित्सा सूत्र जैसे हम प्रयोग में लाते हैं और उससे कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यह मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो जो है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके मन से निकाल डालो। हम लोग 6.5 साल आयुर्वेद पढ़ते हैं, आप सब वैद्य, बड़े बड़े वैद्य आपके कॉलेज में है और वो अपना पूरा योगदान वहाँ पर दे रहे हैं कि किस ढंग से ये चिकित्सा सूत्र का उपयोग करना चाहिए। तो चिकित्सा सूत्रों में सबसे पहले 2 चीज़ें समझना जरूरी है, एक तो है शमन चिकित्सा और दूसरी है संशोधन चिकित्सा। यह 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी हम कम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पर? तो सबसे पहले लैक ऑफ रीडिंग, हमारा कॉन्फिडेंस क्यों कम पड़ रहा है कि लैक ऑफ रीडिंग। हम किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ते, खाली पढ़ना है यार, पढ़ना नहीं। मैं तो यहाँ कहूँगा उसके आगे कि हमारे जितने भी आपके यहाँ प्रोफेसर है, उनसे जो सूत्र नहीं समझ में आ रहा है उनको समझ लीजिए, वह आपको निश्चित रूप में बताएंगे। तो लैक ऑफ चिकित्सा सूत्र का जो है वह पूरा विश्लेषण किस ढंग से होना चाहिए। सभी एमडी है, बहुत सारे पीएचडी है भी है, ये सारे लोग यहाँ पर है, तो उनसे आपका अनुभव शेयर करना चाहिए और वो आपको खाली शेयर करना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आप सब लोग इतने हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है आपके पास में, हर एक को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, हम जब भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ा जो है हमारा आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा
तब तक आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह ट्रस्ट का मीनिंग क्या है? तो सब फिर वो है, वही बात आती है कि हमको रीडिंग करना चाहिए, सूत्र को पढ़ना चाहिए, और जितने भी पेशेंट है इनको कॉन्फिडेंस में लाने का एक स्किल है, ये स्किल भी डेवलप करना चाहिए। इतने 400-500 पेशेंट आप रोज आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उन सारे पेशेंट को आपको कॉन्फिडेंस में कैसे लाना। और एक बार इसमें शास्त्र में कहा है आत्मवत संप्रयुक्तव्यम, ऐसा चरक ने कहा है। वह हमारे नज़दीक का है, हमारा आत्मा एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, वहाँ तक आपकी पहुँच होना चाहिए, और यह जब होंगी तभी जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और विश्वास पैदा होगा। आपको मैं मेरा थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। जब हम जामनगर में थे तो मैं और काबरा जी कभी कभी तो एक थाली में ही खाना खाते थे, और जितने भी इमरजेंसी आती थी नाइट के समय में, तो चिकित्सा डिपार्टमेंट में उन्होंने कह के रखा था कि जो भी इमरजेंसी आएंगी तो हमें बुलाना चाहिए। और मैं था शल्य डिपार्टमेंट में, मैंने भी कह के रखा था कि जो भी इमरजेंसी आएंगी हम लोग टैकल करेंगे। तो ये इमरजेंसी टैकल करने का जो सौभाग्य मुझे सबसे पहले प्राप्त हुआ वो जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और हम हमेशा ऐसे कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन इमरजेंसी आई और हम दोनों लोग नहीं गए, हम हमेशा जाते थे। हमारे वैसे कोई झगड़ा नहीं था, चिकित्सा डिपार्टमेंट से कोई झगड़ा नहीं था या शल्य डिपार्टमेंट से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन सारी चीज़ें हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। हमारे एक परम मित्र है वैद्य तपन वैद्य, उनको मैं यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता हूँ। एक बार ऐसे इमरजेंसी खतरनाक आई कि भयंकर उदर शूल इतना जोर जोर से कि वो करीब करीब 2 से 2.5 फुट ऊंचा उड़ रहा था, और ऐसी अवस्था में हमें इमरजेंसी में बुलाया गया। अब उसकी हिस्ट्री लेने के बाद में पता चला, पेशेंट तो एडमिट था, कि उसको 4 दिन से जो है मलावस्तंभ था, जिसके कारण इसको वायु बढ़ गया है और उदर में शूल हुआ। अब हमारे दिमाग में आया उस वक्त रात को 1:30 बजे कि भाई इनको बस्ती देना चाहिए। अब दुर्भाग्यवश बस्ती देने का तो तय हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे हुआ कि वहाँ पे जो मेट्रन थे वो उस दिन छुट्टी पे थे, तो वो पूरा जो चाबी थी वो पूरी बंद थी, पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बंद था, लेकिन बस्ती देने का था, खाली जो है बस्ती यंत्र था, द्रव्य कुछ नहीं था। तब जाकर के शास्त्र एकदम याद किया, और याद क्या किया, भगवान धन्वंतरी ने उस दिन हमको सुझाया कि स्वमूत्र का बस्ती भी आप दे सकते हैं, कोई भी मूत्र का बस्ती भी आप उस वक्त निरुओं के रूप में दे सकते हैं। तो ऐसे वक्त मित्रों, तो इमरजेंसी में क्या सूझना चाहिए, क्या मतलब आप यदि पढ़ते हैं अच्छे से, आप यदि आयुर्वेद के ऊपर निष्ठा रखते हैं, आपका यदि ट्रस्ट है, तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, पिछले 32 साल का मुझे अनुभव है कि भगवान धन्वंतरी आपको अच्छे से उसी वक्त कुछ तो भी नई चीज़ आपको बता देता है। हम चारों मित्रों ने एक डिब्बे में पेशाब करके उस पेशाब का बस्ती दिया, और इस वक्त आधे घंटे में उसका उदर शूल ये कम हो गया। मित्रों, कहने का ये सब तात्पर्य यही है कि आप जितना आयुर्वेद के ऊपर श्रद्धा रखोगे तो भगवान धन्वंतरी भी आपके साथ में पक्का है, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात जो है कि कॉन्फिडेंस कम होने का मुख्य कारण जो है वो इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको हमेशा होना चाहिए। मित्रों, जितने भी लोग आप एमडी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो या फाइनल ईयर में हो, आप एक भी क्षण हॉस्पिटल के बाहर न गवाएं, हमेशा हॉस्पिटल में पड़े रहो। आप यदि ऐसा करते रहेंगे तब जाकर के आपको इमरजेंसी क्या होती है, इस वक्त में हमें क्या मतलब देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यही प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का यही एकमात्र स्थान है जिस स्थान पर आप अच्छे से आप पूरा रह सकते हैं और उसका जो है ज्ञान आपको मिल सकता है। और वो खाली ज्ञान लेना नहीं है, आपको जो भी कुछ रिजल्ट आया है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन आप एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। अधिकांश क्या होता है कि एक दूसरे से शेयर नहीं करते, वहीं के वहीं रखते हैं,
इसलिए शास्त्र बढ़ता भी नहीं है और खुद का कॉन्फिडेंस, मैंने आज तक 32 साल में जितना भी मेरे पास में है वो पूरा देने का प्रयत्न किया, जिसके कारण मैं ये सारी चीज़ आपके साथ में ये सब शेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात जो है कि ये सब करते समय सबसे एक बड़ी महत्व की बात है कि लैक ऑफ डेटा मैनेजमेंट। मित्रों, आपके पास में जितने भी केसेस आए होंगे वो सारे केसेस का आपको डेटा रखना चाहिए। मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी 2005 से अभी तक के जितने भी डेंगू, जितने भी चिकनगुनिया के केसेस है, वो जितने भी ट्रीट किए हैं सारों का डेटा मेरे पास में है। खाली डेटा मतलब ये भाई XYZ पेशेंट एज इतना है, ये सिम्टम थे और ये पेशेंट ऐसे ऐसे ठीक हुआ, इसको महत्व तो है ही, लेकिन साथ साथ में मैं साथ में ऑडियो वीडियो भी सारे पेशेंट का रखा हूँ, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं। जितना भी संभव है आपको, जो भी कुछ संभव है इसको आपको शेयर करना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी महत्व की बात यही है, यू शुड स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम इन योर क्लिनिक, इन योर हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ जितने पेशेंट्स हैं, आपको खुद को कमी मत समझो। पहली बात तो मैं सारों को यही समझाऊंगा, हम कम, किसी से कम नहीं, यह ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि यह यदि भावना आपके मन में आ गई तो फिर आप कोई भी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, देखो जितने भी अपने दूसरे अन्य शास्त्र के मित्र हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, जितने भी अन्य शास्त्रों के मित्र हैं, वो भी प्रयोग करते रहते हैं ना। वो प्रयोग करने के बाद में सिद्ध होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको देखो कि जैसे भी कोई भी दाह होता है या दग्ध होता है, तो दग्ध के जगह पर पहले, सबसे पहले कैप्शन में आज से 20 साल पहले कि पानी नहीं डालना चाहिए ऐसा बताते थे, लेकिन अभी वही चीज़ सबसे पहले कि उसमें पानी में आपको डुबोना चाहिए, हाथ डुबोना चाहिए, जो भी आपको दग्ध हुआ है उसमें पानी तुरंत छिड़को, यह शास्त्र में ही लिखा हुआ है सबसे पहले। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन हम लोग, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हम गवा बैठते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और सारा समय जो है, सबसे बड़ी महत्व की बात है कि आपको ऐसा थोड़ा सा तो बोरिंग लगेगा कि प्रैक्टिस करते समय या तो पेशेंट को हिस्ट्री लेते समय, हिस्ट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपको जितना मैक्सिमम डिटेल में जा करके केस टेकिंग लेना हो, उतनी आप जितनी ले सकते हो उतनी आपको लेना चाहिए। इसके 2-4 उदाहरण आपको मैं आगे जैसे भी विषय आएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो केस टेकिंग लेते समय सन्निकृष्ट हेतु क्या है, विप्रकृष्ट हेतु क्या है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यदि आप वो सही ढंग से लिखते हैं सारे सिम्टम, तो वो सारे सिम्टम लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से दोष बढ़े हुए हैं, कौन से दोष कम हुए हैं, कौन सी चिकित्सा, उपद्रव कौन सा है, उपद्रव की पहले चिकित्सा करना है या व्याधि की पहले चिकित्सा करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। फिर उसमें जाकर के बाद में दशविध परीक्षा भी आपको करनी है। दशविध परीक्षा क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़े महत्व की बात है कि पेशेंट सही में शमन योग्य है या शोधन योग्य है। ये दोनों चीज़ें हमको दशविध परीक्षा करने के बाद ही समझ में आती है। दूसरी बात, सबसे बड़े महत्व की बात है, आयुर्वेद शास्त्र में जो अपने त्रिविध दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेतार्थ लोकिणा, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पेशेंट्स को अधिक मात्रा में देखते रहेंगे, तो दर्शन, मात्र दर्शन से ही पता चल जाएगा आपको कि पेशेंट को जांच करना है या नहीं है, या पेशेंट को कौन सी व्याधि हो सकती है। ये खाली दर्शन से पता चल जाती है। कई बार देखो, आप बहुत सारे वैद्य हैं, उनके पास में 300-400 पेशेंट होते हैं। दिन में 300-400 पेशेंट कैसे देख पाते होंगे? तो सबसे पहले वो दर्शन परीक्षा ही समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी रहती है कि यह पेशेंट किस व्याधि का है ये उनको पता चल जाता है। इसलिए ऐसे अवस्था में दर्शन परीक्षा का बड़ा महत्व है। दर्शन परीक्षा के बाद में दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, उसके बाद में स्पर्शन है। स्पर्शन से आपको सारे व्याधियों के, वो व्याधि ठीक होने वाला है या नहीं है, जैसे कि उदर है या त्वगत कोई व्याधियाँ है या ज्वर है क्या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें अपने को स्पर्शन परीक्षा से समझ में आएगा। फिर उसके बाद में आती है प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस में अच्छा स्किल है। प्रश्न कई बार क्या होता है, ऐसे
विचित्र विचित्र प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रश्न का जवाब जो है पेशेंट दे नहीं पाता। लेकिन वो ये प्रश्न क्यों पूछना है, प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए हमें ताकि हमको सही मायने में पता चले कि सन्निकृष्ट हेतु कौन सा है और विप्रकृष्ट हेतु कौन सा है। ये सारे प्रश्न यदि हम करेंगे तभी जा करके आपको सन्निकृष्ट हेतु और विप्रकृष्ट हेतु का आपको ज्ञान होगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए और अपना पूरा उत्तरदायित्व हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं वहाँ तक आपको जाना चाहिए। इसके बाद में अगला जो है कि आपको मैं बताऊं कि शास्त्र में लिखा है कि रोगी कैसा होना चाहिए। आद्य रोगी विषक वश्यत ज्ञापक सत्व कहना। देखो, ज्ञापक होना चाहिए, सत्ववान भी होना चाहिए, है ना, और आद्य और विषक वश्य, ये दो चीज़ें बड़ी महत्व की है। आप मेरे क्लिनिक में आएंगे तो आपको सबसे पहले लाइन आपको दिखाई पड़ेगी, ज्या व्यक्तींना पथ्य पाळायचे असतील त्यांनीच या ठिकाणी बसावे। मित्रों, ये सब लिखने का मुख्य कारण यह है कि फालतू यदि जो पेशेंट यदि परहेज नहीं रखना चाहता है, ऐसे पेशेंट को आप जांच करके अपना समय क्यों गवा रहे हैं? क्योंकि ऐसे पेशेंट से दो हानि होती है हमारी। वो एक है कि यदि रुग्ण ठीक हुआ तो वो ढंग से पता नहीं चलेगा, और रुग्ण नहीं ठीक हुआ तो क्यों नहीं ठीक हुआ इसका भी कारण हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए यदि वैद्य यदि डट से नहीं कहता है कि आपको ये परहेज रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी, तब जाकर के आपको ठीक होने की संभावना है। तो यह सबसे बड़ी महत्व की बात है। तो भिषक वश्य होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, तो आड्यत्व। आड्य का सही मायने में सब लोग तो यही विचार करते हैं कि आड्य यानी तो कि धनाढ्य होना चाहिए, जिसके पास में बहुत पैसा है ऐसे लोगों को ही चिकित्सा करनी चाहिए। मित्रों, शास्त्र में और दूसरी जगह तो ऐसा भी लिखा है कि जिसके पास में पैसा नहीं उसको भी चिकित्सा करो। तो फिर अभी इसको क्या फेंक देंगे पेशेंट को कि उसके यदि मान लो उसके पास में पैसे नहीं है, बहुत पुअर कम्युनिटी से है, तो नहीं। आड्य का मतलब यह है वो सर्वांगीण, सर्वांग से वो आड्यत्व होना चाहिए। मतलब जैसे कि सत्व भी अच्छा होना चाहिए, वो उसका जो सारे इंद्रिय जितने भी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय इनका जो कार्य है वो सही मायने में कर पाता है या नहीं। फिर हम सब जो सोच रहे हैं, जो कुछ उसको बताना है वो सही मायने वो हमें बता पा रहा है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें जो है केवल आड्य से ही पता चलती है। इसलिए सारे मन और शरीर ये दोनों का आपका अभ्यास जो है पेशेंट के साथ में करना जरूरी है। जब मन पेशेंट का सही होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस जैसे आप प्रश्न पूछेंगे या उसको जांच करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पूरे केस लिए जाती हैं और फिर आखिर में वो वहाँ पे अड़ जाता है, सर मैं तो कुछ ये परहेज रखने वाला नहीं हूँ, आपको दवाई देना हो तो दो, लेकिन मैं कुछ ये परहेज नहीं रखूँगा और आप जो है मुझे किसी भी हालत में अच्छा करो। मित्रों, ऐसे समय में आपको बताना पड़ेगा उसको कि नहीं, ये बिना परहेज का कैसे ठीक नहीं होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा। और परहेज के साथ में परहेज कितना % काम करता है, देखो 4 भाग यदि हम देखते हैं इसमें से तो परहेज 25% तो परहेज काम करता ही करता है। लेकिन कई बार परहेज जो है ना 80% काम कर जाता है और केवल मात्र दवाई आपको देना है। फिर इस वक्त आप कई बार तो खाली प्लेसिबो दवाई देने से भी पेशेंट ठीक हो जाता है, खाली पत्ते देना आता है। हमको देखो, हमको प्राइवेट प्रैक्टिस करना है तो मित्रों ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपना कोई बाप नहीं है कि आपके जेब में कोई पैसा डाल देगा। सबसे बड़ी बात, कोई गवर्नमेंट अपने को कोई पैसा देने, आपको पैसा देने वाले नहीं है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर ले, आपके इस साल में आपको ये 10,000 की प्रैक्टिस हुई तो 20,000 आपको जेब में डाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए सारे पैसे भी निकालना है तो आपको उसकी क्या हैसियत है उसके हिसाब से पैसे भी चार्ज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इसलिए वो उसके मन की भावना, उसका मन का स्टेटस क्या है इसको भी समझ लेना चाहिए। फिर शरीर में आड्यत्व में क्या आता है कि यदि तरुण रुग्ण है तो ऐसे रुग्णों को भी आपको अच्छे से जांचना होगा। वो मालूम है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में 4 जो कोई भी व्याधि है तो एक तो क्या सुख साध्य, दूसरा है कष्ट साध्य, तीसरा है याप्य और चौथा जो अनुपक्रम। ये 4 क्यों बताए हैं? ये सारी चीज़ें दशविध परीक्षा करते हैं
फिर आड्यत्व है, विषकवश्य है, नहीं है, इसको समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि पेशेंट सही मायने में ठीक होने वाला है या नहीं है। ऐसा यदि आपको प्रैक्टिस में आप लोग नहीं उतरेंगे तो सही मायने में आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ेगा। आयुर्वेद आगे बढ़ने के लिए आपको चिकित्सा सूत्र भी उतना ही महत्व का है। खास करके ये जो आड्य के, लेकिन आड्य का यहाँ पे आज विश्लेषण करने का मुख्य कारण ये तो ये था कि लोग खाली धनाढ्य ही समझते हैं। जो अपने गुरु है उनसे पैसा नहीं लेना है, जो साधु संत है उनसे पैसा नहीं लेना है, जो बिल्कुल ही गरीब है, सही में उसके पैसे में पैसे ही नहीं है, ऐसे लोगों को भी आपको चिकित्सा करना पड़ेगी। तो ये भी अपने को फायदेमंद होता है। देखो शास्त्र में एक आपको सूत्र भी मालूम होगा, क्वचित अर्था क्वचिन मैत्री कर्माभ्यास क्वचित तिथि चिकित्सा नास्ति निष्फला, है ना। चिकित्सा कभी भी निष्फल, कोई पैसा देके जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा, है ना, कई आपको मित्र बन जाएंगे। ये सब मैं अनुभव चुका हूँ और ये सब होता है। और यही सारे लोग जो है प्रैक्टिस में अपने को काम में आते हैं, है ना। तो उसके बाद में हमने प्रैक्टिस करते समय देखो अनेक प्रकार के रोग आते हैं, रोगी भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते समय हम यदि दक्ष नहीं रहे तो क्या हो सकता है, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। और दक्ष के अंदर मैं बताता हूँ, कई बार तो क्या आजकल तो कंज्यूमर फोरम चल रहा है, और यदि आप दक्ष नहीं हैं और आपको समझ में नहीं आया, मान लो कि यार पेशेंट अपन ने ऐसा ले लिया, फिर बाद में अपने ऊपर ही चढ़ जाता है। भले अपनी चिकित्सा सूत्र सही हो नहीं हो, लेकिन अपने ऊपर चढ़ने की ऐसी नौबत मुझे भी नहीं आई, लेकिन ऐसे हम लोग सुनते हैं बहुत बार। तो उसका मुख्य कारण यह होता है कि जो चिकित्सक है वो दक्ष नहीं रहता कई बार। और दक्ष रहने का मुख्य कारण क्या है कि कौन सा, मतलब जहाँ पर आपको शमन चिकित्सा करना है तो शमन चिकित्सा ही करना चाहिए, और जहाँ पर शोधन चिकित्सा कर्म ने, कहाँ पर शस्त्र कर्म करना है, वे यदि शस्त्र कर्म की अवस्था है और आप उसको शमन देते रहेंगे तो ये भी दक्ष के अंदर आएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चिकित्सा कहाँ पर फलदायी होंगी, यह आपको चिकित्सा करते समय समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए दक्ष भी होना आपको जरूरी है। और उसके साथ में हम लोग कई बार ऐसे देखते हैं कि सारे अभी जितने भी पूरे विश्व में कई बार हम शास्त्र में पढ़े नहीं हैं, ऐसे बीमारियां हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि अभी जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका 10% भी एमडी पास होने के बाद में मुझे कुछ नहीं आता था। ये आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूँ मैं। लेकिन हमें रोज पढ़ना पड़ेगा, ये जरूरी है। रोज कम से कम 4 लाइन हमको पढ़नी चाहिए। ये 4 लाइन क्या करेगी, रोज पढ़ेंगे तो आपको उसमें से नया नया कुछ ना कुछ बताते रहेगा। और इसके साथ में आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं हमेशा मुझे कोई भी प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले मैं काबरा जी से डिस्कशन करता हूँ। तो डिस्कशन से क्या होता है कि हमको वादे जाए थे तत्वबोध, वो तत्व समझ में आता है। मैं कभी भी, हम दोनों एक दूसरे से कभी भी बात करते तो दवाई क्या दी ये कभी भी नहीं पूछते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हम दवाई का कभी भी, हमको चिकित्सा सूत्र क्या करना चाहिए, चिकित्सा सूत्र का क्या उपयोग करना चाहिए ये प्रैक्टिस के अंदर, इस व्याधि है ये व्याधि में। कई बार तो ऐसे व्याधि होती है कि उसका नामकरण ही नहीं होता है, तो ऐसे व्याधियों को हमको देखना चाहिए कि नहीं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, मुझे इसोफेगल वायरसेस क्या है ये पता नहीं था, मतलब जब मैं एमडी पास हो गया तब की बात कह रहा हूँ। उसके बाद में वायरल डिसऑर्डर्स क्या है ये भी पता नहीं था। लेकिन आज मैं पढ़ के, हमेशा रोज पढ़ करके आप लोगों को बताने के बावजूद ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये सारे व्याधियाँ क्या है और इसको हमें कैसे समझना चाहिए। पर भले रोगों का नाम नहीं पता हो, मुझे बताओ, ये अभी जैसे कोरोना आ चुका है, ये कोरोना कहाँ शास्त्र में लिखा है? आंसर शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूँ भले कोरोना नहीं लिखा हो, लेकिन जितने भी सिम्टम्स है, सारे सिम्टम्स है, इसको हम यदि एकत्रित करते हैं तो एकत्रित करने के बाद में और हेतु को ढूंढना चाहते हैं तब जाकर के पता चलता है कि व्हाट इज दिस कोरोना। तो पहले हमको तो उसकी जो है कि विभाग करना पड़ेगा कि ये कोरोना को हम किस में बैठाए। तो सबसे पहले जो आप यदि देखेंगे कि उसमें कहाँ है कि ज्वर,
तो ज्वर के कौन से प्रकार है? तो एक तो निज है या आगंतुज है। अभी सब लोग यदि कहते ही है कि ये संस्पर्शात है, तो संस्पर्शात है, स्पर्श करने से होता है, या एयरबॉर्न है, जो भी कुछ है, तो ये हुआ क्या? तो ये हुआ आगंतुज। आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कोरोना के बारे में थोड़ा सा। तो ये आगंतुज होने के बाद में हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये आगंतुज तो है, निज पक्का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आगंतुज और निज, इसमें हमें फर्क कैसा मानना चाहिए। निज के अंदर हेतु मिलते हैं, जो हेतु धीरे 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 तीनों दोषों को मिला करके उसमें संप्राप्ति निर्माण करता है, और संप्राप्ति करने के बाद में धातुगत जाता है, और वो उसमें क्रॉनिसिटी थोड़ी अपने को मिलती है, जहाँ जाकर के व्याधि उत्पन्न होता है। लेकिन आगंतुज में क्या होता है कि सारे तीनों दोष ये बाद में पता चलता है, लेकिन लक्षण सबसे पहले उत्पन्न कर देता है आगंतुज में। फिर कौन से दोष है, क्या है, उसको बाद में पता चलता है। इसलिए ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है आगंतुज के अंदर। फिर आगंतुज में कौन सा है? आगंतुज का फिर 4 प्रकार आपको सबको मालूम है, लेकिन ये आगंतुज कौन सा होना चाहिए, वो मतलब जो है अभिचारज है, अभिशापज है, अभिसंगज है, क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो मित्रों, ये पक्का हो गया कि ये संसर्गात है, संस्पर्शात है, एयरबॉर्न है, जो भी कुछ है वो अभिसंगज है। अभी अभिसंगज है तो कौन सा अभिसंगज है? तो वेरी सिंपल, बहुत सारे वायरस जो है इंडिकेट किए हैं शास्त्र में, हम यदि देखेंगे तो भूताभिसंगज ज्वर। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए तो समझ लेना आपको थोड़ा बहुत हमको समझ में आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभिसंगज ज्वर की चिकित्सा क्या हो सकती है, या अभिसंगज ज्वर के लक्षण क्या हो सकते हैं, कहाँ मिलेगा भाई शास्त्र में? ये बात तो पक्की हो गई कि तीनों दोष एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा, हम लोग जिस चैप्टर को छोड़ देते हैं उसी चैप्टर को वापस आपको पकड़ना पड़ेगा। तो वो चैप्टर कौन सा है? तो वो है ज्वर चैप्टर। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ और कहते आया हूँ, जिस वैद्य को ज्वर चिकित्सा नहीं समझ में आया वो सही मायने में वैद्य ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कोटेशन कह रहा हूँ मैं आपको एक बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं इतने दावे से क्यों कह सकता हूँ। मित्रों, ज्वर में सारी इमरजेंसियाँ वहाँ पे बताई गई है। तो कौन से अध्याय में कहाँ पे मिलेगा आपको? ज्वर चिकित्सा में आप जाकर के देखोगे तो वहाँ पर ये तीनों दोष किसमें है? तो 13 प्रकार के सान्निपातिक बताए हैं। वातोल्बण कफ मध्य पित्तहीन सान्निपातिक ज्वर, पित्तोल्बण कफ मध्य पित्तहीन सान्निपातिक ज्वर, ऐसे सारे जितने भी है जो 13 प्रकार के हैं, उनको आपको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। रटने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो यार ये सारे लक्षण तो इसी में बताए हैं। तो जितने भी वायरस बता रहे, कोरोना के जितने भी लक्षण है, डेंगू के जितने भी लक्षण गए, चिकनगुनिया के जितने भी लक्षण हैं, ये तो सारे इसी में बताए हैं। तब करके हमको समझ में आएगा। ये नेटवर्क इस पूरा बता रहा है। तो आपको यह पता चले। हेलो, येता है ऐकायला? हाँ, ओके। तो यह सान्निपातिक ज्वर का आप अध्याय यदि पढ़ेंगे, सान्निपातिक जितने भी ज्वर बताए हैं 13 प्रकार के, ये सारे इमरजेंसी। मित्रों, एक बार ध्यान रख लेना, जितने भी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो, ये 13 सान्निपातिक के बाहर है नहीं, ये पक्का है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जाकर के यदि आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद में एक बहुत बढ़िया चिकित्सा सूत्र जो है ज्वर के चिकित्सा में आया है। यदि ये चिकित्सा सूत्र आपने पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आपको दुनिया की सारी जितने भी व्याधियां हैं वो भले आपको ट्रीट करते नहीं आएंगी तब भी चलेगा, लेकिन समझ में पक्का आएंगी। तो उसका चिकित्सा सूत्र द्वंद्वज चिकित्सा सूत्र के पहले बताया है। संसृष्टान सन्निपतितान बुधवा तरतमय ही समय ही ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधैर्। हेलो, हो येते बर।
बर 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 दूसरा आईडी भेज रहा है, भेजे हुए हैं। बर ओके ओके, डू कंटिन्यू। तो 13 प्रकार के सान्निपातिक को हमें समझना चाहिए, और 13 प्रकार के सान्निपातिक का चिकित्सा सूत्र क्या है यह मैं आपको समझा रहा हूँ। संसृष्टान सन्निपतितान बुधवा तरतमयी समयी ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधज्य। मित्रों, ये चिकित्सा सूत्र सबने ध्यान में रखना चाहिए। ये क्या काम कर सकता है मैं बताता हूँ। मान लो जिंदगी में, खुदा न करे ऐसा कभी हो, लेकिन मान लो जिंदगी में कभी आपको आपके ऊपर किसी ने केस डाल दिया कि आपने ये ऐसे ढंग से गलत आपने ट्रीटमेंट किया और इसके कारण जो है हमारा रुग्ण जो है मृत हो गया। ऐसे कभी भी, यदि भगवान अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ तो ये चिकित्सा सूत्र आपको काम आने वाला है। इसमें इतना बढ़िया दिया है विवेचन, यदि आप समझेंगे इसका पूरा तो आपको समझ में आएगा। वो है संसृष्टान सन्निपतितान बुधवा। संसृष्टान मतलब आपको ये समझना चाहिए सबसे पहले, इसलिए आपको बेसिक आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले महत्व की बात। तो बेसिक क्या है, व्याधि में 2 दोष है या 3 दोष है, इनके सारे लक्षण आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, सन्निपतितान बुधवा, ये जानने के बाद, बुधवा जानने के बाद तरतमय ही समय ही, तरतम भाव से दोषों की स्थिति क्या है, तरतम भाव से कौन से हेतु यहाँ पे पैदा है, तरतम भाव से कौन से धातुओं में दृष्टि उत्पन्न हुई है, और तरतम भाव से क्या संप्राप्ति बनी हुई है, इसको आपको समझ में आएगा। तो ये एक सबसे पहली बड़ी महत्व की लाइन है, संसृष्टान सन्निपतितान बुधवा। तो ये दोनों दोष, 3 दोष, फिर इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। तरतम भाव से कितने अनेक प्रकार हो सकते हैं, और इसको जानने के बाद में फिर आपको चिकित्सा संप्राप्ति क्या है, चिकित्सा करना। इसका मतलब क्या है कि संप्राप्ति, जो भी कुछ संप्राप्ति हुई है उसका विघटन करना। दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि तस्य विघटनम एव चिकित्सा। बस वेरी सिंपल है यार। इसका विघटन कैसे, आप जब तक कि ये समझ नहीं पाएंगे कि तरतम भाव क्या है, और तरतम भाव से हमको सबसे पहले उपद्रव क्या हुआ है या मुख्य व्याधि क्या है, ये समझ में नहीं आएगा, तब तक कि आपको चिकित्सा सूत्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितने भी रोगों के नाम आपको भले ना भी पता हो, इसलिए शास्त्र में लिखा है विकाराणाम अकुशलो न जिन्यात कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामोस्ति ध्रुवा स्थिति। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको व्याधि का ज्ञान होना चाहिए। मैं मित्रों पूरे 4 महीने से ये कोरोना के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, और 3,500 से ऊपर जो व्यक्ति है उन्होंने इम्यूनिटी के लिए अपनी दवाइयाँ ली है, काढ़े पिए हैं। काढ़े जो आयुष डिपार्टमेंट ने बताया वो नहीं लेते हुए, उसका मुख्य कारण यह है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने जो बताया होगा वो जो है मुख्यतः शीत प्रदेश के लिए बताया गया है, लेकिन अपना उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश में ये शुंठी, फिर दालचीनी और पिपली, ये सारी चीज़ें हमको गर्म करेगी, उष्ण होगी, जिससे हमको अनेक व्याधि से उपद्रव तैयार हो सकते हैं। इसलिए ऐसे उसको ध्यान में नहीं रखते हुए गुड़ुची, फिर परिभद्र मतलब नींबपत्र और वासा, इनका योग बना करके सबको काढ़े पिलाए। भले वो बहुत कड़वे हैं, लोग भी बड़े कहते हैं सर इतना कड़वा काढ़ा कहाँ पिला रहे हो, लेकिन चिकित्सा सूत्र करते जब भी हम करते हैं तब जाकर के कोरोना के चिकित्सा सूत्र में हमको सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, ये बोला जरूरी है। और इम्यूनिटी के लिए न केवल काढ़ा अच्छा काम करेगा ऐसा नहीं है। तो ज्वर का चिकित्सा सूत्र, मुख्य चिकित्सा सूत्र क्या है, ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम। सबसे पहले आप सभी को, ये मीटिंग बंद हो गई, दूसरा कौन सा आईडी? हाँ आईडी आ गया है, वही उसपे से आपको चालू करना। इकडे चालू आहे तिकडे तरी बंद असतं, स्टेडी राहा. माझे काही विषय नाही. साहू मोर में
चलो ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भले वो अपने को व्याधि का पता चले नहीं पड़े, कहाँ हमको पता था डेंगू क्या है, कहाँ हमको पता था चिकनगुनिया क्या है, कहाँ हमको पता था कि ये कोरोना है। आगे जाकर के और अनेक सारे व्याधि भी आ सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ आगे जाकर के प्रकाश वायरस भी आ सकता है, काबरा वायरस भी आ सकता है, नरेंद्र वायरस भी आ सकता है, साहू वायरस भी आ सकता है। हम क्यों नहीं पैदा कर सकते ये सारे लक्षणों को लेकर के? हम भी बता सकते हैं कि ये सब वायरस है मित्रों, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने शास्त्र में ये 13 चिकित्सा में 13 जो जितने भी सान्निपातिक ज्वर बताए हैं, ये 13 सान्निपातिक ज्वर को यदि पढ़ लो तो दुनिया में अनंत वायरस आएंगे। ये सारों को आपको 13 में ही विभाजित करना है और उसी के अनुसार चिकित्सा सूत्र में जैसे वैसे आपको बताया संसृष्टान सन्निपतितान बुद्धवा तरतम ये समय। उसके बाद में अगली लाइन बड़ी महत्व की है मित्रों, ज्वरान दोष क्रमापेक्षी। ज्वरान, ज्वर डज नॉट मीन ओनली द फीवर, ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर, ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर। तो ये ज्वर, इसलिए मैंने कहा कि भाई आप जिस लोगों ने ज्वर को अध्याय को, ज्वर चिकित्सा अध्याय को, ज्वर प्रकरण को नहीं समझा, वो आयुर्वेद बिल्कुल नहीं समझ पाया, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ज्वरान दोष क्रमापेक्षी, ये ज्वर मतलब ये व्याधि क्या है ये आपको समझ में आ गया। तो उसके बाद में जो आपने लक्षण लिखे वो लक्षणों का क्रम आपको फिर से एक बार दोहराना पड़ेगा, फिर तब जाकर के आपको पता चलेगा ज्वरान दोष क्रमापेक्षी, वो क्रम के अपेक्षा जो भी दोष है, जो भी लक्षण है, वो लक्षण के अनुसार आपको यथोक्त ही, मतलब जिस व्याधि में जो चिकित्सा सूत्र कहा है उस चिकित्सा सूत्र को आपको ध्यान में रखते हुए आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। यथोक्त ही औषधई ही, औषधई, हेलो 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 येत आहे ऐकायला? हां येत आहे ना ऐकायला? ओके। तो यथोक्त ही औषधैर्जयत, यथोक्त ही मीन्स जो भी कुछ चिकित्सा सूत्र व्याधि के अनुसार जो बताया गया है उस चिकित्सा सूत्र को लेकर के हमें चिकित्सा करनी है, मतलब औषधि। औषधि अगेन द सिनोनिम्स ऑफ चिकित्सा, उपक्रम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आपको दोनों का अंतर बता देता हूं मैं कि जैसे कि ये दोनों एक साथ में आए थे, एक तो डेंगू और दूसरा है चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया और डेंगू में आप यदि पहला सूत्र यदि ध्यान में रखते हैं ज्वर का, दोनों में ज्वर था पहले, सबसे पहले ये यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम। अभी हम चिकित्सा में गलती कहाँ करते हैं कई बार कि चिकित्सा में कहा कि ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम, लंघनम न इति केवलम उपवासम, केवल उपवास करना नहीं है, लंघन के फिर से 10 प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अंदर आप देखेंगे तो डेंगू के अंदर लंघनम इति लघु आहारम और लंघनम इति चिकुनगुनिया में व्यायामम कहा है। देखो आप हुआ क्या कि अनेक लोग जो है ना इसको समझ नहीं पाए। तो चिकुनगुनिया में यदि आप व्यायाम मतलब जितने भी संधि ग्रह हो गए उनको वापस जोर जोर से हिलाना है, उनका व्यायाम करना है। मित्रों सारे पेशेंट 3 दिन में चिकुनगुनिया में ठीक हुए हैं, इनका रिकॉर्ड है मेरे पास। और डेंगू के अंदर मैं आपको बताऊं, लघु आहार, उपवास, यदि 24 घंटा कुछ खाने में नहीं देते हैं तो फटाफट पेशेंट जो है, फिर आपके पास में यथोक्त ही औषधैर्जयत, आपके पास में क्या चिकित्सा, क्या द्रव्य है, क्या नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसके अनुसार आपको दवाई देना है, यह महत्व का है। तो कब दवाई कब देना है? ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तो पाचनम, उसके बाद में आपको पाचन द्रव्यों का उपयोग करना है। ज्वरांते भेषजम दद्यात्, जब रोगी कहता है डॉक्टर अभी बहुत जोर से भूख लगी है, अभी रहा नहीं जाता है, उस वक्त आपको द्रव्य की योजना करनी है, उस वक्त आपको औषधि चिकित्सा करनी है। आप पहले दिन से यदि औषधि चिकित्सा करेंगे तब उसमें आपको लघु औषधि देना पड़ेंगे, उसके बाद में दीपन पाचक चिकित्सा करनी पड़ेंगी, लेकिन मुख्य जो प्रभावी युक्त द्रव्य देना है तब जाकर के आपको उसके बाद में ही देना है। और मित्रों सबसे बड़ी महत्व की बात बता तो व्याधि कोई भी हो जिसका नाम ज्वर है
ये पहले ध्यान में रखना है। कोई भी व्याधि यदि एक बार हट जाता है तो उसके बाद में ज्वरांते भेषजम दद्या ज्वर मुक्ते विरेचनम, व्याधि हट गया है उसके बाद में विरेचनम, विरेचनम न केवलम परगेटिव, विरेचनम का अर्थ फिर यहाँ से आपको समझना है संशोधनम। यदि शेषित दोष रह गए तो वो शेषित दोष विरेचन यानी परगेशन भी दे सकते हैं। फिर कई बार आपको लंघन बड़ा समय तक चलाना पड़ता है। फिर कई बार ऐसी चिकित्सा करनी पड़ती है कि जिससे दोषों का शोधन हो, ऐसे चिकित्सा भी प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी पूरा होने के बाद में भी यदि वात बढ़ा हुआ है तब जाकर के आपको बस्ती भी देना पड़ता है। ये सब सारी चिकित्सा का उपक्रम आपको करना चाहिए, है ना। तो इसके साथ में ये सब नॉलेज आपको अपडेट रखना चाहिए, सबसे बड़ी महत्व की बात, है ना। तो उसके अंदर अन्य शास्त्र का ज्ञान आपको होना जरूरी है। एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीयात् स एव चिकित्सक। यह पंक्ति हम सबको याद है, लेकिन एक ही पता है हमारी गलती कहाँ होती है कि एकम शास्त्रम, काय चिकित्सा वाले खाली काय चिकित्सा करते रहेंगे, शल्य से हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे मित्रों, ऐसा नहीं चलेगा। शल्य के मतलब जो व्याधियाँ है, जो शल्य के अधिकार में है, उसकी अवस्था में भी अपना तो शमन चिकित्सा कहा है ना। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि उसमें शमन चिकित्सा नहीं कही है। षष्ठी उपक्रम के अंदर आपको शमन चिकित्सा भी है, ये सारे षष्ठी उपक्रम के अंदर। लेकिन आमावस्था है तब आपको शमन चिकित्सा करनी चाहिए। पश्चिमानावस्था है तब क्या करना चाहिए, तो रक्त मोक्षण आदि चिकित्सा करनी चाहिए। और पक्वावस्था आ गई है व्याधि की, उस समय आपको शल्य की, यह शल्य की अवस्था है या नहीं, इसको भी समझना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य शास्त्र का ज्ञान, अन्य शास्त्र मतलब अष्टांग, ऐसा नहीं है वैद्य वही ठीक है, वही समझ पाएगा जो अष्टांग का ज्ञान अपने साथ में रखता है। इसलिए कहा है कि एकम शास्त्र मधियानु न विद्यात शास्त्र निश्चय। शास्त्र निश्चय का मतलब यहाँ पे है उसका ज्ञान, उसका रोगों का सही मायने में व्याधि विनिश्चय करना, यह सब जरूरी है। मैं तो इसके अलावा और आगे जाकर के कहता हूँ कि एकम शास्त्रम न केवल आयुर्वेद, आपको एलोपैथिक का भी ज्ञान होना जरूरी है। भले हम 6.5 साल में केवल आयुर्वेद पढ़े होंगे, लेकिन साथ साथ में हमारे जो जितने भी अभ्यासक्रम हैं उसके अंदर एलोपैथिक का भी समावेश किया गया है, क्योंकि यह जरूरी है। सुश्रुत कहता ही है कि एक ही शास्त्र के ऊपर आप अध्ययन मत रहो, सारा जितना भी लेटेस्ट नॉलेज जितना भी है, फिर वो एलोपैथिक हो, फिर वो होम्योपैथिक हो या अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ हो, किससे किससे अच्छा लगता है आपको। तो मैं समझूँ कि बता दूँ कि हमारे जो वैद्य रहते हैं ना, उनके पास में भी कोई अच्छी अच्छी औषधियाँ होती है, लेकिन हमको पता नहीं रहता। वो भी अच्छे अच्छे व्याधियाँ ठीक करते हैं फटाफट। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट में कहाँ पहले पहुँचते हैं लोग, स्नेक बाइट में गावड़े में ही वो ठीक कर देते हैं। मंत्र, कोई मंत्र से करता है, कोई दवाई से दे करके ठीक करता है, लेकिन ठीक तो होते हैं ना। तो इसका भी नॉलेज हमको अपने पास में रखना पड़ेगा। इसलिए एकम शास्त्र सारे लोगों को लेकर के चलना है। जितने भी व्हाट आर द साइंसेज आर अवेलेबल ऑन द अर्थ, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें मास्टर बन जाओ। सारे वैद्यों को इस बारे में आपको एक बता दूं, आप जब भी पढ़ते हो और यदि पढ़ना आपकी पूरा आपको लगता है कि हमारी अभी पढ़ाई पूरी हो गई, तो एक बात मात्र ध्यान में रखना है कि किसी भी एक वाक्य के ऊपर या एक व्याधि के ऊपर या एक शब्द के ऊपर इतनी मास्टरी बनाओ कि उसके आगे दूसरा कोई बात नहीं कर पाएगा। यदि इतना भी कर लिया आपने, तो आपने आयुर्वेद को आगे बढ़ा दिया, ऐसा मैं समझूंगा। क्योंकि यह करना किस लिए जरूरी है, यह इसलिए जरूरी है कि आप जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो, यदि मान लो खाली आपने बालों के ऊपर चिकित्सा की, आपने अपना बोर्ड लिख लिया कि मैं खाली बालों की चिकित्सा करता हूँ, लेकिन खाली बालों के रोगी आएंगे क्या? ऐसा नहीं है। तो बालों के साथ में स्किन डिसीज वाले भी आएंगे। तो स्किन डिसीज वाले आएंगे तो नेचुरली आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस कब बढ़ेगी? आपकी मास्टरी एक सब्जेक्ट के ऊपर होना बड़ा जरूरी है। इसलिए एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम इति व्हाट आर द साइंसेस अवेलेबल। फिर वो मैथमेटिक्स है, फिर वो इंजीनियरिंग है। वो हमको आंखें खोल के, हर वैद्य को आंखें खोल करके हमें
ये दुनिया में भटकना होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्ञान किस लिए ज़रूरी है। इंजीनियरिंग का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक जानता राजा करके एक हिस्टोरिकल जो है ड्रामा यहाँ पे चलता है महाराष्ट्र के अंदर, और फॉर्चुनेटली आज के 20 साल पहले मुझे जो है कि जनता बैंक की ओर से उन्होंने यहाँ पे रखा था, तो मुझे वो जो जानता राजा के जितने भी लोग होंगे और जानता राजा में जितने भी ड्रामा में जितने भी लोगों को कोई भी तकलीफ होंगी तो उसका चिकित्सा प्रमुख मुझे बना दिया था। यहाँ पे शो चल रहा था और शो के दरमियान हुआ ऐसे, शाम को 7 बजे अंधेरा था और हमारा जो कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल स्टेज के पीछे रखा हुआ था। एक छोटा सा बच्चा करीब 5-6 साल का होगा, वो बच्चा रोते रोते उसका बाप लेके आ गया। वो लेकर के आया तो जैसे भी पैर लंबा करे तो वो ज़ोर से रोना चालू हो जाए, जैसे भी पैर पास में ले तो रोना बंद। मैंने कहा भाई ये क्या लफड़ा है। तो मैंने पहले तो उसको टेबल पे लिटाया, लिटाने के बाद में फिर से उसको लंबे पैर के लिए कहा, तो लंबे पैर करने के बाद में वो फिर से ज़ोर से रोने लग गया। पैर पास में लिया तो रोना बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या लफड़ा है। फिर देखा तो मेडियन रैफे ऑफ द पेनिस वहाँ पर पे वो उसने अंधेरे में पेशाब उसको के लिए लेकर गया होगा पिताजी, और उसने अंधेरे में ही वो जीप जो है उसने ऊपर चढ़ाई होंगी, जिसके कारण मेडियन रैफे ऑफ द पेनिस के अंदर वो जीप जो है चेन वो अटक गई। वो अटकने के बाद में वो जैसे भी अभी आपको ये फिनोमेनन समझ में आ गया होगा कि जैसे लंबा करेगा पैर तो वो दर्द चालू, जैसे पास में आया तो दर्द बंद। अब यहाँ पे करना क्या था, अभी यहाँ पे तो मेरी सही मायने में परीक्षा थी। अब क्या सर्जन के पास में भेजूं या क्या करूं, क्योंकि मुझे तो दूसरा भी काम था। लेकिन नहीं, याद आया ये वहाँ पे आपको वो दक्ष कैसे रहना पड़ता है, आपको भगवान धन्वंतरी कैसे सुझाता है यदि आपके ऊपर आयुर्वेद के ऊपर विश्वास है तो इसका आपको मैकेनिज्म मालूम होना जरूरी है कि जीभ जो चेन लगी हुई है उसकी जीभ कैसे खुलती है। यदि प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है तो आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसका पैर अपने को पहले इसको आपको हटाना चाहिए। तो पैर को जो है पैर लंबा करने से आपको तकलीफ ना हो तो इसलिए मैंने कैंची से जो है पूरा राउंडली उसका पैंट जो है उसको काट दिया। अब पैर पास में लो या लंबा करो तब भी उसको कोई तकलीफ नहीं थी। अब जीभ की जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे जीभ बंद होती है, यदि उसको आप काटते हो और उसको खोल देते हो तो आराम से वो जीभ खुल जाती है। ये मैकेनिज्म आपको पता नहीं है, यहाँ पे कोई चिकित्सा सूत्र नहीं मित्रों, लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द इंजीनियरिंग बिहाइंड दिस चेन, ये आपको यदि पता नहीं है तो आप चिकित्सा नहीं कर पाते। कहने का ये उदाहरण आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैथमेटिक्स का जरूरी नहीं है, भूगोल का जरूरी नहीं है, या इंजीनियरिंग का जरूरी नहीं है, क्या केमिस्ट्री का जरूरी नहीं है। शास्त्र में अनेक विध ये सब जितने भी शास्त्र लिखे हैं जो अवेलेबल है सबका ज्ञान आपको होना जरूरी है। इसलिए अन्य शास्त्र का भी ज्ञान आपको होना जरूरी है। साथ साथ में 8 जितने अंग है अष्टांग का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्रिटिकल मैनेजमेंट के तौर पर अग्निकर बारे में बात करेंगे, लेकिन क्रिटिकल मैनेजमेंट की यहाँ पे उसको खोलो। कुछ केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिटिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या चाहिए? याच्यावर जे पण दिसेल ना ते थोडं एक्सप्लेन पण करा, कारण इकडे पण चालू आहे. क्रिटिकल कंडीशंस
of upper respiratory tract infections and their wisdom आयुर्वेद मैनेजमेंट। मित्रों, एक आपको केस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत 132 स्लाइड्स है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सरोज व्यास करके रुग्णा थी, 1/11/2013। यह दिन जो है, यह दिन जो है, यह फॉर्चुनेटली उस दिन जो है धन्वंतरी का दिन था, धनतेरस थी। और इसी दिन यह सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई सर, एक पेशेंट जो है वो आईसीयू में एडमिट है, 3 दिन से जो है वो एडमिट है और उनको खून की उल्टियाँ हो रही है। तो उसको पहले, सबसे पहले जो खून जो है उसको रोकना है हमें, तो उस खून को रोकने के लिए अपने पास में कुछ दवाई है क्या? तो सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद मुझे इतना ही पता था कि अभी किसी भी हालत में खून को ही रोकना है ना, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे पहले पता था। तो मैंने सुबह 5 बजे वो पेशेंट अपने घर पे आया और उसके बाद में सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किया हुआ था ऑलरेडी। लेकिन पेशेंट जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था एक तरफ, दूसरी तरफ मूर्छावस्था में था, तीसरी तरफ खून की उल्टियाँ हो रही थी। एक दिन में कम से कम 4 या 5 जो है वो प्लेटलेट्स के बैग्स और 2 खून के बोतल चढ़ी हुई थी। लेकिन उनको 5 बजे बताया गया कि भाई अभी केस जो है अपने हाथ में नहीं है, आप पेशेंट को घर पे लेके जाओ। तब जाकर के पेशेंट अपने पास में आया। मैंने कहा खून ही रोकना है ना, रक्त स्तंभक योग दे देते हैं, करते हैं काम। लेकिन जाने के बाद में ऐसा पता चला, पूरा हिस्ट्री लिया, इसमें ये सारी जो केसेस है ये आपको मैं डॉक्टर साहब से मैं प्रेजेंट कर दूंगा, साहू सर को मैं भेज दूंगा ये सारे केसेस, आप उसको अच्छे से डीप में भी दे सकते हैं। लेकिन शॉर्टली बताने का मतलब यह है कि ये था ऊर्ध्वग रक्तपित्त। उसको 2 दिन पहले हिस्ट्री थी कि 2 दिन पहले बुखार आया था, बुखार में कुछ दवाई दी, जो दवाई जो है यहाँ पर गर्विश करके हुई, और बुखार का नेक्स्ट जो व्याधि है वो है रक्तपित्त, ये समझ में आया। तो ये उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी। रुग्ण जो है केवल 19 साल का था, 19 साल की लड़की है, और ये 19 साल की लड़की को रक्तस्थिवन, छर्दी और कास और श्वास कष्ट था, और पेशेंट जो है ऑलरेडी मूर्छा अवस्था में था। आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में, तो 29 तारीख को ये कास, 30 तारीख को ज्वर, 31 तारीख को जो है मूर्छा अवस्था प्राप्त हो गई थी। और ऐसे सब अवस्था में 1 तारीख को पेशेंट अपने पास में मुझे बुलाया गया। मैं क्या यार, अभी क्या चिकित्सा करें? तो भगवान देखो, धन्वंतरी हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त जो है सुझाया भगवान ने, वो मैं आपको बताऊं। और जितने भी केसेस हम ठीक करते हैं ना मित्रों, हम ठीक नहीं करते। हमारा अपने शास्त्र के ऊपर अधिकार होता है। कब अधिकार होता है? जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, अधिकार रूप से हम पढ़ते हैं, तब जाकर के एक एक चीज़ें हमारे सामने वो हमको पैदा उत्पन्न कर देता है। तो मुझे ऐसे है, मैंने कहा कि यार, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कितने दिन से टट्टी नहीं हुई? बोले 6-7 दिन से टट्टी नहीं हुई। मैंने वहाँ पे जो जितने भी डॉक्टर थे उनको बताया, आपके पास में जो भी एनिमा देने के लिए साधन होगा, आप उसको एनिमा दो, मैं तब तक के आता हूँ दवाई लेकर के, और 1 घंटे भर में आता हूँ दवाई बना के, फिर हम दवाई देते हैं। तो उन्होंने कहा सर, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर जो है वो 40/10 है। इस अवस्था में हम यदि ये देंगे तो पेशेंट का क्या हाल होंगे? फिर मैंने कहा सर, वैसे भी आपने तो मना कर दिया है ना पेशेंट को कि जिंदा नहीं रहने वाला है, तो भाई अभी आपको देने में क्या हर्ज है? जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, वैसे भी आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, आप भले पेशेंट को पूछ लो। तो पेशेंट ने वैसे भी बता दिया कि सर जो करेंगे वो हमें मंजूर है। बस्ती दिया मित्रों। अभी पूरे रक्तपित्त के चिकित्सा अध्याय में बस्ती का कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन एक सूत्र है। सूत्र क्या है? प्रति मार्गम चरणम रक्तपित्ते विधीयते। ये जो मार्ग, जो ऊर्ध्वक रक्त प्रवृत्ति हो रही है, ऊर्ध्व को हमको उसकी गति बदलना है, चेंज करना है, वो अधोगा करना है किसी भी हालत में। तो अधोगा करने के लिए हमें बस्ती देना, मैंने उस वक्त बस्ती का सुझाव दिया। तो देखो, अभी ये शास्त्र में हमको डालना पड़ेगा कि यदि ऐसी कोई अवस्था आती है तब आप बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र का भी बड़े होशियार थे, उन्होंने बोल दिया था ऑलरेडी, प्रति मार्गम चरणम रक्तपित्ते विधीयते। प्रति मार्गम चरणम का मीनिंग एग्जैक्ट क्या है? तो ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि चिकित्सा उपक्रम कोई भी हो, लेकिन उसकी गति बदलना है हमको, तो कोई भी एक पद्धति से उसकी गति बदलो,
तब जाकर के इसका जो है निराकरण होगा। मित्रों, ये आपको शॉर्टली मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि दोनों बोथ लंग्स आर फील्ड विद द ब्लड। ये पिक्चर देखने के बाद किसी को ये नहीं पता चलेगा कि पेशेंट सर्वाइव होगा क्या, लेकिन वो लोग भी देख रहे हैं, एलोपैथिक वाले भी, कि अभी ये क्या जादू कर रहे हैं, क्या देखते हैं। लेकिन एक तरफ जो प्रतिमार्गम चारणम बस्ती का चिकित्सा उपक्रम किया, दूसरी तरफ मैंने दोपहर में से ये कह दिया कि भाई इसको अभ्यंग करो। अभी अभ्यंग करने के लिए वो मना कर रहे थे, तो मैंने एक दूसरी टिप्स दी कि आप जो जितने भी वार्ड बॉय है उनको पकड़ो, उसको 100 रुपये हाथ में पकड़ाओ और ये तेल दो और तेल की मालिश करने के लिए बोल दो, बात खत्म करो, वो करेगा बेचारा। अभी यहाँ पे दो काम थे सबसे महत्व का। एक तो जो जहाँ पे चिकित्सा स्थान है, जो व्याधि स्थान है पूरा, वहाँ पे हमको अभ्यंग करना है, क्योंकि प्राण का रक्षण करना है यहाँ पर, और पूरा यह प्राण का स्थान है। उस जगह पे हमको यदि ये अभ्यंग करना है तो चंदन बला, ऐसे वक्त क्या करना पड़ेगा हमको, तो इसमें प्रभावी द्रव्य कौन सा है, तो चंदन बला अक्षदी तेल, उसका हमने प्रयोग किया। आप देखेंगे ये 31/10 का ये पिक्चर है। फॉर्चुनेटली अब मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जो है ना, वो पेशेंट तो बच गया बेचारा और अभी भी जिंदा है। 19 साल की लड़की थी तब, अभी वो 13, मतलब अभी 7 साल उसमें बढ़ा दो तो 26 साल की हो गई, आज भी जिंदा है। यह पिक्चर देखने के बाद में सारे रेडियोलॉजिस्ट कह रहे थे इसमें कोई संभावना नहीं, पेशेंट बच ही नहीं सकता किसी हालत में। मित्रों, अब ये जो आप एक्सरे देखेंगे तो ये पता चलेगा। मैं तो ये कहता हूँ उस वक्त कोरोना पॉजिटिव नहीं था, कोरोना की टेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन ये एक्सरे देखने के बाद में आपको मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये कोरोना की ही केस है। यदि वो ढंग से यदि आप देखेंगे इसको पता चलेगा कि इसमें कोरोना भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, किसमें भी कुछ भी हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन ऐसे अवस्था में हमें चिकित्सा क्या करना चाहिए ये समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ा महत्व का प्रिंसिपल्स क्या है, प्रतिमार्गम चारणम रक्तपित्ते विधीयते। मुझे कॉन्फिडेंस क्यों हुआ, क्योंकि रक्तपित्त तो यन मार्गम दो अपि प्रतिपद्यते असाध्यमित तज्ञेयम पूर्वक्ता एव कारणात् नहीं संशोधनम किंचित तस्य स प्रतिमार्गम चारणम रक्तपित्ते विधीयते। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि रोगी यदि तरुण अवस्था में है तो वो उसकी बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या चिकित्सा किए, तो हमने शोणितार्गल रस फॉर्चुनेटली मेरे पास में था, फिर रक्तबोल था, स्फटिक फुल्लिका थी, शर्करा, इनको सबको मिला करके हर आधे घंटे पे मूर दिया। उसको देने के बाद में आपको मैं आखिरी का यहाँ पर जो है ये कैसे चिकित्सा क्रम किया जाता है, और बस्ती कंटिन्यूस जारी रखा हमने 4 दिन तक। 4 दिन के बाद में देखो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ओपेसिटी जो है, जो पूरी जो है रिग्रेस हो चुकी है। ये खाली तीसरे दिन अच्छी खासी रिग्रेस हो चुकी है, और कंप्लीटली जो है यहाँ पर थोड़ा समय विवेचन दूसरा भी करूँगा कि 5 तारीख को करीब 60% लंग्स जो है क्लियर हो चुका था। आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे इन्वेस्टिगेशन जितने भी थे प्लेटलेट्स के बारे में हम यदि देखते हैं, 31/10 को जो है खाली 56,000 थे, 1 तारीख को 1,06,000 हो गए, उसके बाद में 1/11 को शाम को 1,52,000 हो गए, 3 तारीख को 1,07,000 हो गए, और मित्रों खाली चौथे दिन 2,17,000 प्लेटलेट्स हो चुके। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी दवा है एलोपैथिक में कि 4 दिन के अंदर प्लेटलेट्स का वैल्यू जो है वो करीब 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। ऐसे कौन सी दवा है मित्रों? ये प्लेटलेट्स वगैरह जो भी कुछ होगा ये हमें भी पता नहीं है आयुर्वेद के शास्त्र की दृष्टि से कि क्या हो सकता है, लेकिन जिसका अग्नि बढ़ रहा है, रसाग्नि को बढ़ाया है, रक्ताग्नि को बढ़ा रहा है हमारा द्रव्य, तब जाकर के ये प्लेटलेट्स बढ़ती है। और ऐसे इसके उदाहरण है यहाँ पे सारे अपने पास में प्रूफ्स है, और ये प्रूफ्स आप 6 तारीख को देखेंगे करीब 80% चेस्ट क्लियर है 6 तारीख को, और 70-80% जो है ये 7 तारीख को हो चुका है। और उसके बाद में आप देखेंगे
ये यदि पिक्चर पढ़ते आप तो करीब करीब 85% क्लियर है। और उसके बाद में आप यदि फिर से ये देखते हैं 11 तारीख को दोनों लंग्स एब्सोल्युटली क्लियर। पेशेंट 6 तारीख को कोमा में से बाहर आ चुका था और हमने वहाँ पे उनको 10-11 तारीख तक रखा पेशेंट को। लेकिन आप यदि देखेंगे 4 तारीख को जो 2,17,000 प्लेटलेट्स थे वो सीधे 15 तारीख को 4,30,000 जा करके पहुँचे। अब इसमें कोई लोग प्रश्न ये कर सकता है कि 4 तारीख को यदि WBC काउंट 20,000 हो गया था तो ये बढ़ा क्यों? मित्रों, ICU का इन्फेक्शन रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऐसा इन्फेक्शन जो होता है वो WBC देखोगे आप तो 15 तारीख को मात्र 8-9 दिन में वो नॉर्मल में आ चुका है WBC काउंट। ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस सबके पास में आपको सबको ट्रीट करना पड़ेगी। और जब भी चांस मिले डरने का नहीं, वैसे मरने वाला है तो हमको डरने का क्या है? और हमारे पास में जो चिकित्सा सूत्र है, मर गया तो मर गया, हमने चिकित्सा सूत्र से हमको ये चिकित्सा सूत्र यूज़ किया था, वो अभी नहीं बचा, हम क्या कर सकते उसको? हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, हम बता सकते। इसलिए श्लोक जो मैंने आपको पहले बताया, संसृष्टान सन्निपतितान बुद्ध्वा तरतमयि समी ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधे जयद। हमने ये किया है, ये शास्त्र हमारा बताता है, इसलिए हमने इसको कहा है, ये बताया है, यह आपको जानना पड़ेगा। 14 तारीख को दोनों भी आप स्टेज देखेंगे कंप्लीटली क्लियर। पेशेंट 14 तारीख को मेरे क्लिनिक में पैदल चल के आया है। ऐसे ये क्रिटिकल केस में आपको दूसरा नेक्स्ट दूपन ऐसे केसेस आयुर्वेद को छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना है। यदि हम एलोपैथिक दृष्टि से सोचते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे बोलेंगे तो हम कुछ नहीं करने वाले होंगे, लेकिन भगवान को बचाना होगा। उसमें मराठी में कहावत है, देवतारी त्याला कोण मारी, है ना। तो यदि वो बचाने वाला होगा तो वो हमको बराबर सुझाव देगा कि आपको क्या चिकित्सा करनी है, लेकिन सुझाव के लिए आपको स्टडी करना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी केस आपको बता रहा हूं, जिसका टाइटल ही मैंने कीनोट एड्रेस में आज के 3 साल पहले दिल्ली में प्रेजेंट किया था। ये PPT, से नो टू एम्पुटेशन। देखो, आपको इस बहाने मेरे पास में जो भी कुछ है तो समय बहुत लग सकता है, बहुत सारा मेरे पास में डाटा पड़ा हुआ है। कभी और मुझे मौका मिल गया तो मैं आपसे और कुछ शेयर करूंगा। लेकिन जो शास्त्र में जो चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है लेकिन वो बहुत महत्व का है, ऐसे चिकित्सा उपक्रम को आगे आपको लाना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेवारी है आज के तारीख में। जैसे कि धूपन चिकित्सा कहीं पर बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन धूपन कितना महत्व का है यहाँ पर। एम्पुटेशन में अभी तक के करीब करीब ये 4 साल में 7 लोगों के एम्पुटेशन हमने सेव किए हैं। और ये एम्पुटेशन के आपको स्टेजेस बता रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑल दीज ड्रग्स आर हैविंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। इसका अच्छा अध्ययन जो है हमारे काबरा सर के एक मित्र है, उनके क्लासमेट ही थे, मेटकर करके, अशोक मेटकर, जिन्होंने ये एंटी माइक्रोबियल स्टडी किया हुआ है बहुत सारे ड्रग्स के ऊपर। और वो मुझे याद आया, इसलिए मैं वो धूपन का मैं ये काम कर सका इतना। और आपको मैं खाली स्टेजेस बता रहा हूँ कि पेशेंट कैसे ठीक होता है। ये देखो, आपको मैं केस बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कि पहले दिन जब आया पेशेंट, ये सेल्यूलाइटिस करके इसको डायग्नोस कर दिया था, डायबिटिक है, और ऐसे अवस्था में इसका एम्पुटेशन उन्होंने सजेस्ट कर दिया था कि अभी आपको ये पैर काटना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई चारा है नहीं। शाम को पेशेंट को एडमिट करके एम्पुटेशन करना था। लेकिन उसी दरमियान जो आपको बताऊं मैंने कि ये जो केस अभी ठीक हुई है ना, सरोज व्यास, ऊर्ध्वक रक्तपित्त की, उसी के सगे संबंध में ये केस थी। उन्होंने बोला एक बार अपन आयुर्वेद को बता तो दे, बोले कि कुछ कर सकते हैं क्या। तब ये केस देखने के बाद में पता चला कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको पहले पता चल गया कि इसमें स्राव बहुत है, इसमें कफ है, कफ जो दोष ज़्यादा है, उसके साथ में वातज भी है।
तो हमको सबसे पहले सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या करना चाहिए, मुझे तो इनको लंघन देना चाहिए। लंघन, तो लंघन के बाद में उसको खाली लाजान्न सेवन पे रखा 4 दिन और धूपन चालू किया। छठे दिन आप देखेंगे ये पहले दिन का केस और छठे दिन के केस में आरक्त वर्णता पूरा आ गई है, जिसमें आपको पस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई भी स्राव दिखाई नहीं दे रहा है। यह ऊजिंग, सारा ऊजिंग बंद हो चुका था धूपन से। और सबसे बड़ी महत्व की बात बताऊं, आप यदि शास्त्र को खोलेंगे तो पता चलेगा कि धूपन से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले वेदनोपशमम ऐसे कहा है, वेदना कम होती है। और जैसे वेदना कम होती है तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। वेदना के बाद में दूसरा बताया है कि स्राव को कम करता है धूपन। ये देखो आपको दोनों चीजें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी। ये मात्र धूपन से हुआ है। ऐसे कंटिन्यूएशन में ये करते रहे और 26वें दिन आप देखेंगे पूरा पैर ठीक और खुद चलने लग गया था ये रुग्ण 26वें दिन ही। इसी ढंग से यदि आप धूपन करते हैं तो सारे चिकित्सा उपक्रम में जो शास्त्र में लिखे हुए हैं उपक्रम, लेकिन वो बगल में रह गए, उसको बगल कर दिया है, ऐसे उपक्रमों को भी लाने की हम लोगों की जिम्मेवारी है। और ये आप ये भी यंगस्टर हो, मैं ज़्यादा क्या बताऊं, आपको तो बहुत सारी आप बुद्धिमान हो मित्रों। एक ध्यान में रखना, पहले भी बताया, खुद को कम समझना बंद करो। सबसे बड़ी महत्व की बात है, खुद को यदि कम समझेंगे तो आप चिकित्सा नहीं पार कर पाएंगे। ये दूसरी केस बता रहा हूँ मैं, ये भी डायबिटिक की है। ये लड़का मात्र जो है 22 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। इनके पूरे फैमिली की जो शुगर है नॉट लेस देन 350, इसके कम रहती ही नहीं, अभी भी नहीं रहती। एक्सीडेंट में उंगली कट गई थी, एक्सीडेंट हुआ पुणे में, उंगली कट गई थी। उन्होंने क्या नेलिंग कर दिया, आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कि नेलिंग किया है। ये नेलिंग करने के बाद में उन्होंने बताया कि देखो ये सब काला काला जो हो रहा है, शायद हो सकता है आपको कि 5वें 6ठे दिन आपको इसको काटना ही पड़ेगा। अभी हम टेम्पररी इसमें नेलिंग कर रहे हैं। और जैसे हुआ तो तीसरे दिन वहाँ से पुणे से जलगांव आया, हमारे एक डॉक्टर सीवी बंगाले करके है, उनके रिश्तेदार में थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार चलो अपन नरेंद्र को बता तो देते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसी समय धूपन किया, बहुत भयंकर पेन था उसको। आप देखेंगे कि एक तरफ जो है उसका एक्सीडेंट हो चुका था, यहाँ पे जो उंगली है, उंगली के ऊपर मैं धूपन कर रहा हूँ। ये इनके पिताजी सामने खड़े हुए। यह धूपन करने के बाद में मित्रों बताऊं मैं आपको, केवल और केवल 4-5 मिनट में जो इतना भयंकर दर्द था वो दर्द 5 मिनट में कम हो गया। ऐसा जो दर्द कम करने का कार्य जो है धूपन से भी होता है। आप देखेंगे कि जैसे ये नेलिंग यहाँ पे दिख रही है और देखेंगे आप उसका जो वर्ण है वो वर्ण आरक्त वर्ण हो चुका है और फ्रेश हो चुका है व्रण। ये व्रण फ्रेश होने के बाद में आप देखेंगे तो 49th डे को ये थोड़ा सा वैगुण्य रह गया उसमें, लेकिन पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो गया, एम्पुटेशन उसका बच गया। ऐसे बहुत सारे 7 केसेस हैं, इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य तो ये धूपन, और आपके मन में ये शंका आ सकती कि और धूपन कहाँ पे काम हो सका। हमारे यहाँ पे मेरे साथ में अभी जो 2 विद्यार्थी है और मेरा लड़का भी है रोहित गुजराती, वो भी यहाँ पे, उन्होंने सारे लोगों ने देखा है कि धूपन और कहाँ पे क्या काम करता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, सीवियर टॉन्सिलाइटिस, किसिंग टॉन्सिल्स के बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ में कर्णशूल अभी एक 3 दिन पहले ही केस आई हुई थी। कर्णशूल में खाली धूपन किया, जिसका स्राव के साथ में शूल था, स्राव भी खत्म हुआ और शूल भी खत्म हो गया। कोई इंटरनल मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन ये खाली कर्ण शूल और कर्ण स्राव के अंदर, पूर्ति करने के अंदर बहुत अच्छा धूपन से काम कर। आपको मैं अभी ये खाली है, ये जो सब चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस में आना है मित्रों। प्रैक्टिस में आने के बाद में आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो ये धूपन जो वर्जित किया गया है हम लोगों के द्वारा, उसको आपको प्रैक्टिस में उतारना पड़ेगा। अब पहले क्या था कि ये धूपन के लिए पहले तो जो छागल लाने पड़ते थे, छागल जलाओ, उसके ऊपर धूपन द्रव्य डालो। लेकिन अभी ये बहुत आसान हो गया, अपना धूपन यंत्र आ चुका है जिसको पेटेंट हो चुका है। वो पेटेंट के द्वारा हम लोग जो है धूपन कर सकते हैं। बहुत कैसे आसान से कर सकते हैं, मैं आपको बाद में डेमो बताऊंगा ये सब चीज़ें।
ये तीसरा केस जो फिर से ये 71 ईयर, देखो कितने दिन में, 27/2/2017 की केस है, खंडवा से आई हुई केस थी, रमनीक लाल शाह करके। 70 ईयर्स आप देखेंगे, देखो कितना सेल्यूलाइटिस बढ़ा हुआ है, कितना शोथ है, इन्फ्लेमेशन कितना है। ये 27 फरवरी का केस, 27 फरवरी के बाद में धूपन किया खाली। हाँ, 3 का ये केस है, 3 को मतलब 3 मार्च, मतलब 27, 28, 1, 2 और 3, मात्र 5वें दिन कंप्लीट स्वेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि गया हुआ है। ऐसा ये स्वेलिंग जो है, सेल्यूलाइटिस कंडीशन जो है, ये फटाफट कम हो जाती है। ऐसे सब आपको इसी तरह से हम लोग ये धूपन का भी प्रैक्टिस के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तीसरी आपको एक केस बता रहा हूँ मैं, स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस। स्पाइनल, एक 76 ईयर ओल्ड, आज के 9 साल पहले, वो भी दिन धन्वंतरी का दिन था फॉर्चुनेटली। उसी समय मुझे फ़ोन आया अमलनेर से, एक बटुक भाई गोसालिया करके एक पेशेंट है। उस वक्त उनकी एज थी 76, आज 9-10 साल पहले की केस है, आज उनकी 86 होंगी। स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस का ऑपरेशन किया रूबी हॉस्पिटल में, 4 महीने बेचारे वहाँ पे पड़ा रहा, और पड़ा रहने के बाद में 4 महीने के बाद में इतना तंग आ गया कि जात जात की बीमारियाँ फिर से दूसरी चालू हो गई, बुखार उतरे नहीं, दूसरी तरफ से पैर हिले नहीं, ये सब सारे उनके बाद में इतना, वो तो पैसे वैसे तो धनवान था, लेकिन फिर आखिरी पैसे कितना भी हो, लेकिन रोज के 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये कहाँ से खर्चा करेगा। तो उसने बोला कि भाई अभी मुझे मारना ही है तो मेरे को घर पे जाने दो, मुझे मरने दो। वो स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस का ऑपरेशन हो चुका, तो उसमें उसको स्ट्रेचर पे लाया गया, बेचारा पैदल चल के गया हुआ था, और उसको घर पे अम्बेडकर में स्ट्रेचर पे लाया। इस ढंग से स्ट्रेचर पे लाने के बाद में हमारे मित्र हैं प्रोफेसर HOD फिजिक्स से, वो जो है तो मालूम चालू करो, उनका फ़ोन आया कि भाई डॉक्टर साहब आज आपको अम्बेडकर में विजिट करना पड़ेगी। मैंने कहा आज तो क्या संभव नहीं है, क्योंकि आज धनतेरस है, मेरे पास में गेस्ट है, तो मैं तो नहीं आ सकता हूँ। नहीं बोले, आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप पेशेंट को यहाँ पे लेके आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है आपको। नहीं बोले, पेशेंट को हम ला ही नहीं सकते, ऐसी अवस्था में पेशेंट पैर जरा सा भी हिल नहीं सकता, करवट भी नहीं बदल सकता, ऐसे अवस्था में क्या कर। मैंने कहा कि ये सर ये तो ऑपरेशन हो चुका है ऑलरेडी, ऑपरेशन करने के बाद में आप कहेंगे कि आयुर्वेद से ठीक कर रहे हो, तो ये कहाँ संभव है मुझे। लेकिन भगवान धन्वंतरी की आज्ञा होगी, उस दिन मैं गया, जा कर के देखा, जाने के बाद में देखने के बाद में पता चला कि यार अपने से तो ठीक होने वाले नहीं, क्या करें। तो मैंने उसको हटाने के हिसाब से कि यार चिकित्सा तो करना नहीं है, नया भी बोलना नहीं है, तो कैसा करें। मैंने कहा कोई यहाँ पे अच्छा वैद्य है तो बताओ। तो मैं, क्योंकि उनको यहाँ पर हमें बस्ती क्रम रोज करना पड़ेगा, सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो ये सब सारी चीज़ें करने के लिए कोई वैद्य होगा तो बताओ। तो बेचारे उन्होंने 2 मिनट में एक डॉक्टर उन्होंने जैन करके है, उनको बुलाया और उनको सब समझाया किस ढंग से करना है। मित्रों 6 महीना तक बस्ती चलाया, और एक भी दिन जो दवाई दी थी, एक भी दिन 1 सेकंड भी लेट नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 7वें महीने से रुग्ण धीरे धीरे चलने लग गया। आज भी जिंदा है, और अपने उसका एक शॉप है, वो शॉप में रोज आज भी जाता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये केवल बस्ती से संभव हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी थी मुझे। इसके बाद में बहुत सारे जो है चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको आपको और कुछ बोलने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी, उसको बढ़ाना है क्या सर, काबरा सर, कंटिन्यू करो। अच्छा ओके, तो आप, हाँ बोला बोला बोला, हाँ कंक्लूड करूँ, ओके ठीक है, हाँ कंक्लूड कर दो। जो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि 3 मेरे उपक्रम यहाँ पे पैटर्न हो चुके हैं, और तीनों उपक्रम में आपको मैं अभी जो आपको बताया धूपन यंत्र का, बस्ती यंत्र तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन गुजराती सिरिंजिंग मेथड आप प्रैक्टिस के अंदर काम कर सकते हैं। जो गुजराती सिरिंज वेरी सिंपल है। ये गुजराती सिरिंज जो है वो खाली आपको इंसिजन लेना है जहाँ से आपको रक्तमोक्षण करना है, और जो सिरिंज का टॉप कट करके पिस्टन को उल्टे डालना है, उल्टा डाल के इंसिजन लेने के बाद में वैक्यूम क्रिएट करना है खाली, और वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से रक्त आना चालू हो जाएगा। इस ढंग से
जो है आप यदि ये गुजराती सिरिंज मेथड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग ये धूपन यंत्र भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये धूपन यंत्र बहुत सिंपल है। ये जो धूमवर्ती है, धूमवर्ती को यहाँ पर प्लेस करना है। धूमवर्ती को प्लेस करने के बाद में मशीन देखो आपको दाखो तो ये धूपन यंत्र है। ये धूपन यंत्र इस तरह से आप ये इससे आसान क्या हो गया कि पेशेंट कोई भी अवस्था में हो उसको धूपन करना बिल्कुल आसान हो चुका है। बहुत सारी व्याधियां हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं बस्ती यंत्र। आपको मैं देखो ये सिंपल, ये वेस्ट में से बेस्ट बना हुआ है, वो लगाओ ना, है ना। और वेस्ट में से इसको घुमाओ। खाली बटन दबाना है आपको और कुछ करना नहीं है। और इस तरह से स्वयं चलित बस्ती यंत्र खुद ही पेशेंट रुग्ण एक ले सकता है। इतना आसान बस्ती यंत्र है। अब तीसरा जो पेटेंट है वो आपको बताता हूँ, वो नैनो न्यूरो जेल है। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, न्यूरो जेल ना फोड़ो। अरे वो बॉटल रहने दो ऊपर, बॉटल 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 रहने दो, दो दो। इसका महत्व क्या है आपको समझाता हूँ मैं कि नैनो न्यूरो जेल बना है। ये रसायनशास्त्र का विषय है, लेकिन मैंने आपको जो कहा अभी कि ये जेल इसमें डाल रहा हूँ मैं। और जितना भी बस्ती द्रव्य है यदि आप इसको अच्छे से मिक्स करते हो तो यू विल नॉट फाइंड द लेयर्स ऑफ नाइदर कल्क नॉर क्वाथ नॉर तैल एनीथिंग। ये होमोजेनस मिक्सचर यहाँ पे बन चुका है और ये मार्केट में भी आ चुका है। ऐसे नैनो न्यूरो आप अनेक व्याधियों के अनुसार डिफरेंट ये जेल बना सकते हैं। तो हाउ टू परफॉर्म द जेल, इसका हमने पेटेंट लिया है, द्रव्य का पेटेंट नहीं लिया है। ये प्रोसेस, इसको कहते हैं प्रोसेस पेटेंट। पेटेंट के बारे में कभी मुझे और कभी मौका मिला तो पेटेंट के बारे में डिटेल में मैं 15 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। आपको कोई प्रश्न हो तो भी मैं पेटेंट कैसे करने का, पेटेंट करने की क्या प्रोसीजर क्या है, पेटेंट के लिए खर्चा कितना आता है एक्सेट्रा, आपके मन में शंका होंगी, सब मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी हम पूरा कोरोना के समय में सारे धूपन कर रहे मित्रों। ये 4 महीने से मैं कोविड के भी पेशेंट देख रहा हूँ। अभी तक ये पिछले 15 दिन में करीब 109-10 पेशेंट हो चुके हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं। कभी भी सैनिटाइजर यूज नहीं किया, न तो मास्क पहना हूं, केवल धूपन। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर यह धूपन हमेशा हमारे दवाखाने में कंटिन्यूस चालू रहता है। हमारा कोई स्टाफ मास्क नहीं पहनता है, कोई स्टाफ सैनिटाइजर नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 4 महीने में हमको इन्फेक्शन नहीं हुआ। यह धूपन का यह बड़ा महत्व है। इसी तरह से यदि हम लोग करते हैं, मैं तो ये कहूँगा आपके हॉस्पिटल में भी द्रव्य तो बहुत सारे हैं, धूपन के सारे द्रव्यों का अपन यूज कर सकते हैं। धूपन करो केवल, यह महत्व का है, यह कहने का तात्पर्य है। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो मुझे बताओ। और तो ये प्रश्न के ऊपर मैं कुछ आपको यदि कोई प्रश्न है तो मैं उसके जवाब जहाँ तक मुझे जो समझ में आएगा तो मैं देता हूँ। लेकिन एक बात जरूरी आखिरी में आपको मैं कह दूँ कि शास्त्र को रोज कम से कम 1 लाइन पढ़ो। और दूसरी बात, आप अपने शास्त्र के ऊपर चिकित्सा सूत्र का उपक्रम जो है वो उसको अपनाओ। और चौथी सबसे बड़ी महत्व की बात है, वो द्रव्य पहचानना जरूरी है। जो सारे ड्रग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग अपने घर पे बनाओ। मैंने बहुत सारे ड्रग खुद बनाए हैं, उसमें सबसे बड़ा महत्व का मालती कंद, मतलब मोगरे का फूल का एक कंद के रूप में उसको लाया हूँ और कंद को पाउडर के रूप में लाया हूँ, जिससे यह प्रूव हो चुका है पिछले 12 साल से कि मात्र 5 ग्राम में 20,000, मात्र 5 ग्राम में, मतलब रसाग्नि बढ़ाने के बाद में 5 ग्राम में प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से एक ही दिन में बढ़ता है।
ऐसे संशोधन हमको द्रव्य का भी करना जरूरी है। कम से कम सारे वैद्य को 1 से 50 वनस्पतियाँ पहचानने में आना जरूरी है। यह सबसे महत्व की बात है। धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे बड़े शांति से सुना। आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मैं जो जहाँ तक मुझे संभव होगा तो मैं दूंगा, या तो फिर हमारे ज्येष्ठ वैद्य आपके पास में बैठे हुए